जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत 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 सारी क्वेरीज आई थी कि मैम हमको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि नहीं, या फिर हम अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे वेट करें। और अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए तो उसमें वो फेज़ 1 फेज़ 2 वाला क्राइटेरिया क्या है, फिर उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं तो फॉर्म कैसे फिल करना है, सब कुछ आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो एंड तक टिके रहना, और अगर अच्छा लगे ना फर्स्ट तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मैंने आपको दिखा दिया कि हम क्या बात करने वाले हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, छोटू सी वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम पहले बात करते हैं फेज़ 1 एंड फेज़ 2 की प्रॉब्लम की, तो मैं पहले बता दूं फेज़ 1 और फेज़ 2 क्या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। तो फेज़ 2 वाला आप सबको पता है कि फेज़ 2 के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब फेज़ 1 पाला क्या मतलब कि आपका 1 या 2 महीने पहले इंटरव्यू हुआ होगा, जिन्होंने फेज़ 1 में इंटरव्यू दिए होंगे, जो पहले फेज़ 1 में इंटरव्यू दे चुके हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेट, और जीआरएफ। ठीक है, ये इन दोनों के बेसिस पे अगर आप इंटरव्यू दे चुके हो, और अगर आपने अभी पीएचडी का एंट्रेंस भी दिया था ये सोच के कि मैं अगर एंट्रेंस क्लियर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो मैं एंट्रेंस के बेसिस पे भी इंटरव्यू दे पाऊंगा या पाऊंगी। ठीक है, आप दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने फेज़ 1 का इंटरव्यू दिया था नेट जीआरएफ के बेसिस पे, लेकिन मैंने कहा यार उस पहले जब मेरा इंटरव्यू हुआ मेरा क्लियर तो हुआ नहीं, तो मेरे को पता चला अच्छा भी फेज़ 2 के इंटरव्यू दोबारा से होने हैं, और वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो कि पीएचडी एंट्रेंस देकर आएंगे। तो मैंने क्या किया, मेरे पास नेट जीआरएफ था बट स्टिल मैंने पीएचडी एंट्रेंस भी दे दिया। ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस मेरा क्लियर हो गया और मैं फेज़ 2 के लिए इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हूँ। मतलब आप एक ही साल में 2 बार इंटरव्यू दे पाओगे सेम डिपार्टमेंट में जाके, है ना। तो ये अच्छी बात है। क्राइटेरिया तो हो गया ये। अब क्या दूसरा कि मैम क्या फेज़ 2 में सिर्फ वही इंटरव्यू दे सकते हैं जिन्होंने पीएचडी एंट्रेंस क्लियर किया है, तो नहीं। ठीक है, एक तो मैंने आपको पहला क्राइटेरिया बता दिया। दूसरा क्राइटेरिया ये कि अगर आप फेज़ 1 में इंटरव्यू नहीं दे पाए थे किसी रीज़न की वजह से, नेट जीआरएफ के बेस नेट और जीआरएफ आपके पास था पर आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं पता चला या आपको पता नहीं चला कि ड्यू के इंटरव्यू होने वाले हैं, तो आपने क्या किया, आपने इंटरव्यू नहीं दिया और आपने फॉर्म भी फिल नहीं किया था। ठीक है, तो आप अब दोबारा से फेज़ 2 में जाके इंटरव्यू दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नेट जीआरएफ, लेकिन सिर्फ वो जिन्होंने पहला फेज़ 1 में इंटरव्यू नहीं दिया था, अभी 1-2 महीने पहले जो इंटरव्यूज़ हुए थे वो नहीं दिए थे, तब आप दे सकते हो। तो ये दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया आपका एक और एग्जामिशन कैटेगरी वाला है, जैसे कि आई थी कि आप रिसर्च प्रपोजल अपडेट कर सकते हो। फिर वो क्या है, तो वो यानी कि जैसे आपने फेज़ 1 में इंटरव्यू दिया था, राइट। जैसे मैं फेज़ 1 में इंटरव्यू दे के आई थी और उस टाइम जो मैंने रिसर्च प्रपोजल लेके गई थी वो कोई और था। ठीक है, और अब मैं चाहती हूँ कि नहीं मैं फेज़ 2 में अब पीएचडी एंट्रेंस के बेसिस पे इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो मेरे को रिसर्च प्रपोजल अपडेट करना है। मेरे को ये वाला रिसर्च प्रपोजल नहीं देना, दूसरा रिसर्च प्रपोजल देना है, और उसमें मैंने अलग से एक और रेडी कर लिया, तो मुझे वो करना है, तो मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो जैसे अभी पॉलिटिकल साइंस का आया था तो आपको गूगल फॉर्म भी भरना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आपने फेज़ 1 में नहीं दिया तो ऑब्वियसली भरोगी। अभी रजिस्ट्रेशन वाले पे हम अलग से पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ आओगे कि फेज़ 1 फेज़ 2 क्या क्या मिक्सअप हो रहा था ना सब, तो कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं। अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हु कैन डू द रजिस्ट्रेशन। ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो जिसके 50% से ऊपर है और वो जनरल कैटेगरी से हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और अगर 45% या 45% से ऊपर है और एससी एसटी ओबीसी और क्या होता है पीडब्ल्यूडी इन कैटेगरी से हो, या ईडब्ल्यूएस ऑल्सो, ठीक है, तो आप 45% पे एलिजिबल हो। ठीक है, आप सबको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हम अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वेबसाइट का वेट करें, वेबसाइट पे नोटिस आने का वेट करें, या फिर रजिस्ट्रेशन कर दें। तो आप रजिस्ट्रेशन तो कर दो। जो भी जिनके भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, 50% फिर से बता रही हूँ, कमेंट में मत पूछना। पिछली 2 वीडियोस में इतने सारे कमेंट आए थे कि दोस्त मेरे 198 है, मैं क्या एलिजिबल हूँ, बल्कि मैं बता चुकी थी कि यार 200 या 200 से ऊपर चाहिए तभी रजिस्ट्रेशन करो। फिर भी सब पूछ रहे हैं 198 है, मेरे 186 है, ये है। सो मैं अब रिप्लाई नहीं करूँगी, पहले ही बता रही हूँ। 200 मतलब 50%। ठीक है, 200 या 200 से ऊपर अब कर दो रजिस्ट्रेशन। 45% या 180 मार्क्स। ठीक है, स्कोर कार्ड लिखा है ना स्कोर कार्ड में, तो 100 या 180 या उससे ऊपर मार्क्स है तो रजिस्ट्रेशन कर दो। अब रजिस्ट्रेशन तो सबको ही करना है, सबको। तो रजिस्ट्रेशन तो सबको ही करना है, चाहे आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर नोटिस आया है नहीं आया, रजिस्ट्रेशन करके रख दो। ठीक है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट के हो, इवन जैसे पॉलिटिकल साइंस का आ चुका है नोटिस, उनको गूगल फॉर्म भरना है, पर गूगल फॉर्म के अलावा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरना है। ठीक है, अभी गूगल फॉर्म वाली वीडियो मैं आपके अलग से बना दूंगी पॉल साइंस वालों के लिए। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर दो।
ओके। एंड रजिस्ट्रेशन करना है, सबको करना है, मैंने बता दिया कौन एलिजिबल है कौन नहीं। तो ये स्लाइड हम यहीं खत्म करेंगे, ठीक है सर। चलो बात करते हैं सीजीपीए इनटू मार्क्स। अभी जैसे ना क्या हो रहा है कि जब गूगल अभी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसे करना है। तो उसमें ना पूछा हुआ है सीजीपीए को मार्क्स में कन्वर्ट करना है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, जितने आपके जो आपका स्कोर कार्ड आपको मिलता है एमए और बीए का, उसके लास्ट में आपकी सीजीपीए लिखी रहती है कि आपका टोटल इतना मार्क्स बना, लिखा होता है ना। तो जैसे आपका मार्क्स है 7.5 सीजीपीए बन रही है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 9.5 के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी। आ जाएगी ना, परसेंटेज आ जाती है, ये तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। अब आप क्या करो, ये परसेंटेज जो है ना, अभी जब वो टोटल मार्क्स पूछेगा, टोटल मार्क्स में आप 100 डाल दो, क्योंकि मैंने ऐसे किया हुआ है, मेरा कभी रिजेक्ट नहीं हुआ। मैंने 2 बारी फॉर्म भरा था, दोनों बारी मतलब क्लियर ही था, और मैं 2 बारी इंटरव्यू देके आ भी चुकी हूँ। तो पूरा शॉर्ट शॉर्ट बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे, कि मेरा नहीं हुआ तो आपका तो क्यों ही होगा, है ना। तो 100 मार्क्स टोटल में डाल दो, और जितना परसेंटेज बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका परसेंटेज बन रहा है 62.5, इतना परसेंटेज बन रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके, अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, बस इसके एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपको फिर टोटल मार्क्स, और उसमें से बोला है ऑब्टेन्ड मार्क्स, बोला है ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स में आप क्या डालोगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स में आप डालो 62.5। ठीक है, तो वो परसेंटेज तो वो ऑटोमेटिकली निकालता है, उसके जो तीसरा बॉक्स होता है, अभी दिखेंगे भी वेबसाइट पे, तो वो परसेंटेज क्या होता है, वो अपने आप निकालता है, राइट। तो आप सीधा आपके पास जो परसेंटेज में आ जाएगा 62.5, मतलब जो आपने परसेंटेज निकाली थी मल्टीप्लाई बाय 9.5 करके, वही आपको ऑटोमेटिकली मिल गई। ठीक है, तो आपने बस चले आप सीधा वेबसाइट पे, ठीक है, मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ क्योंकि वहाँ पे तो कैमरा ऑन नहीं हो पाता है। तो आप सीधा हम वेबसाइट पे जाते हैं, और वेबसाइट पे ना मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना बता देती हूँ, लॉगिन करके जो मैंने करा हुआ है, मैं अपना खुद का फॉर्म दिखा देती हूँ आपको, जो मैंने पहले भरा था, कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ भरी थी, तो आपको बिल्कुल भी छोटू सी मिस्टेक भी नहीं होगी। सो चलते हैं डायरेक्ट वेबसाइट पे ड्यू की, ठीक है। सो ये वेबसाइट पे आ गए, वेबसाइट पे बस आपको लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन, और जो फर्स्ट वेबसाइट होगी वो खोल लेना, और यहाँ पे आपको ऊपर ये दिख रहा है, देखो दिखा है ना HTTP PhD 2023, इस पे बस क्लिक करना और आपके सामने रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा लिंक। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ शो होगा, ठीक है। सो अगर आपने पहले से ही इस पे बना रखा है, तो आपका ईमेल आईडी पासवर्ड, मैंने जैसे लॉगिन ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया था फेज़ 1 में, तो मेरा पहले से ही है यहाँ पे। अच्छा, जिन्होंने फेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हो, आपको फेज़ 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं करना, क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना, डायरेक्ट लॉगिन करना है। और जिन्होंने अभी फेज़ 1 में या कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ ड्यू की वेबसाइट पे, तो यहाँ लिखा हुआ है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक करना, और जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आपके सामने खुल जाएगा, और फिर आपको अपना ईमेल आईडी कन्फर्म यहाँ पे डालना है, देन ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, मतलब लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे डालनी है कि आप लॉगिन करना कैसे चाहते हो, आपको कौन से ईमेल से, पासवर्ड वगैरह सेट कर लेना, फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम, मिडल नेम नहीं है तो छोड़ देना। और फिर उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जेंडर, इसमें तो कुछ जैसा बताने जैसा है नहीं, फादर्स नेम मदर्स नेम, अब आपका पापा मम्मी का नाम तो आपको ही पता होगा, मैं तो बताऊंगी नहीं। बस लास्ट में यहाँ पे येस पे करना, चेक बॉक्स पे क्लिक, और बस रजिस्टर कर देना। जब रजिस्टर हो जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वापस जाना लॉगिन वाली वेबसाइट पे, तो लॉगिन के लिए आपको कहाँ जाना है, दोबारा से यहाँ पे जाना पड़ेगा, जो ऊपर यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, या फिर जैसे आप सबसे नीचे स्क्रॉल करते हो तो ये रजिस्ट्रेशन लिंक, तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हो तो दोबारा से आपके सामने ऐसा पेज खुल जाता है, और वहाँ पे जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन में चीज़ें डाली वो यहाँ पे डाल देना, ईमेल आईडी और पासवर्ड, और लॉगिन कर देना। अगर आपने पहले से लॉगिन मतलब पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, सीधा लॉगिन करोगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ खुलेगा आपके सामने, क्योंकि मैंने देखो अफ्रीकन स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस के पीएचडी में पिछले फेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन कर चुकी हूँ, तो मेरा ये यहाँ पे शो हो रहा है पहले से ही। लेकिन अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैंने अभी पीएचडी एंट्रेंस भी दिया था, ठीक है, और मैं पीएचडी एंट्रेंस के बेसिस पे भी अभी अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैंने यहीं पे दोबारा से इसको खोलूंगी लॉगिन करके, चाहिए मेरे को 2 शो हो रहे हैं, इन दोनों के बेसिस पे मैं इंटरव्यू दे चुकी हूँ, राइट। लेकिन अभी मुझे दोबारा से देना है पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू देना है एंट्रेंस के बेसिस पे, फेज़ 1 में मैं दे चुकी थी, फेज़ 2 में मेरे को एंट्रेंस के बेसिस पे देना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी अपना पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट है लिख दो, मेरा पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको आ जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम, तो अभी ये लोडिंग हो रहा है, 1 सेकेंड। प्रोग्राम में ना आपको शो करेगा पीएचडी, तो बस पीएचडी सिलेक्ट कर लेना, अभी लोडिंग होने में टाइम लगा रहा है तो मैं दिखा नहीं सकती यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आप एक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा प्रीफेस खोलेगा, आपने जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है ना, तो मैंने तो पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, तो मेरा नाम जेंडर ये सब पहले से शो हो रहा है, तो कैसे तो आप खुद ही डाल लोगे अपने हिसाब से, राइट। इसमें तो ऐसा सच कुछ है नहीं, आईडी प्रूफ वगैरह में क्या ही है। तो अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि कैसे मार्क्स कन्वर्ट करने हैं, ऑल वो मैंने आपको बता दिया। तो 10+2 का जैसे मेरा सब्जेक्ट
आर्ट्स था, बोर्ड में सीबीएसई सिलेक्ट किया, ईयर ऑफ पासिंग 2017, और टोटल मार्क्स मैंने ना टॉप 4 के डाले थे, क्योंकि हमारा जो एडमिशन होता है, आपको याद होगा जब आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो टॉप 4 सब्जेक्ट आप काउंट करते थे ना परसेंटेज के लिए। तो मैंने 400 टोटल मार्क्स डाले, उसमें से मेरे 368 आए थे, तो 92% थी। तो ये परसेंटेज अपने आप निकालता है ये, ठीक है। बस आपको मार्क्स लिखने हैं, टोटल मार्क्स, और उसमें से टॉप 4 के कितने बन रहे हैं 368, और परसेंटेज अपने आप ये शो कर देगा। जैसे ही आप नेक्स्ट चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे ना तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली निकाल देगा। फिर अंडर ग्रेजुएट में बीए ऑनर्स, ऑनर्स किया हुआ है, ऑनर्स कौन से सब्जेक्ट से, तो पॉलिटिकल साइंस से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ईयर ऑफ पासिंग आप अपना डाल देना, कौन से ईयर ऑफ पासिंग है। देन यहाँ पे आपको 100 मार्क्स डालने हैं। और मेरा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सीजीपीए को मैंने मार्क्स में कैसे कन्वर्ट किया, परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया था, और 9.5 से मल्टीप्लाई किया था, सॉरी। तो फिर 9.5 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया था तो मेरे 70.34 परसेंटेज बन रहे थे ग्रेजुएशन की। तो अब मैंने क्या किया, मेरे पास परसेंटेज तो मैं नहीं लिख सकती, मेरे को मार्क्स लिखने हैं, तो 100 में से मैंने क्या लिखा, ऑब्टेन्ड मार्क्स 70.34। तो अब 100 में से वो अपने आप परसेंटेज जो निकालेगा वो 70.34 ही होगी, और हमें यही चाहिए। बेसिकली उनको हमारी परसेंटेज जाननी है ना, तो परसेंटेज हमने मल्टीप्लाई करके निकाल ली 9.5 से। और फिर वैसे ही मैंने ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस से, वो भी मैंने ऐसे ही निकाल लिया। टोटल मार्क्स में मैंने 100 डाल दिया, और क्योंकि मेरी परसेंटेज 64.72 बन रही थी, तो मैंने क्या किया, 64.72 यहाँ पे लाने के लिए यहाँ पे भी 64.72 लिख दिया, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई। देन लिखा होगा अपन नेम ऑफ द लास्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी अटेंडेड, और यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। तो लास्ट कॉलेज जैसे मेरा दौलत राम कॉलेज था जहाँ से एमए किया, तो यहाँ पे आप दौलत राम कॉलेज डाल सकते हो, यूनिवर्सिटी की जगह यूनिवर्सिटी भी डाल सकते हो, दोनों चीज़ें स्लैश करके, ठीक है। या सिर्फ कॉलेज भी डालना है तो सिर्फ कॉलेज का नाम। और ये वाला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन पास्ड और अपियरिंग ओनली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ये क्या है, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है ये वाला कॉलम, जहाँ पे आपको, जैसे एमए किया है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मेरे को अपना वो जो रोल नंबर है मेरे स्कोर कार्ड में, वो मेरे को अपने रिजल्ट में वो यहाँ पे डालना होगा। यही अगर आप जेएनयू या बीएचयू या किसी और यूनिवर्सिटी से, आपने स्टेट यूनिवर्सिटी से एमए की हुई है, तो आप वहाँ का रोल नंबर डाल देना, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये फील्ड आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ का रोल नंबर डाल देना, क्योंकि हर केस में रोल नंबर होता नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है। बस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम डाल देना। और यहाँ पे फिर आपको, अभी आप एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे फेज 2 का इंटरव्यू देने वाले हो डीयू में, तो आप एंट्रेंस का यहाँ पे टेस्ट का रोल नंबर ऐसे कुछ, आपके जब स्कोर कार्ड आपको डाउनलोड किया होगा तो आपको ऊपर ऊपर रोल नंबर लिखा होगा। रिमेंबर, एप्लीकेशन नंबर नहीं डालना, रोल नंबर डालना है, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ है। पेपर कोड, जैसे पॉलिटिकल साइंस वालों का पेपर कोड था ये, तो ये यहाँ पे ये डाल दिया। 300 स्कोर आ गया, ठीक है। स्कोर जैसे 400 में से 300 मार्क्स बने तो आप 300 स्कोर डाल दे सकते हो। देन उसके बाद आपने यूजीसी नेट वगैरह कुछ क्लियर किया हुआ है तो वो उस पर टिक करके और अपना सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब डाल सकते हो। नहीं किया हुआ तो अदर्स में जाओ और यहाँ पे लिख देना पीएचडी एंट्रेंस, ये जो कॉलम बना हुआ है यहाँ पे लिख देना पीएचडी एंट्रेंस, या लिख, और बस उसके मतलब उसके बेसिस पे मैं इंटरव्यू देने आ रही हूँ या आ रहा हूँ, राइट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्टिफिकेट या कुछ भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हो सिर्फ अदर्स पे क्लिक करके। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप या फेलोशिप अदर देन नेशनल लेवल एग्जाम और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अगर इनमें से आपका कोई क्राइटेरिया है तो इस पर टिक कर देना, वरना नॉट एप्लीकेबल डालते हैं 90% ऑफ द केसेस, क्योंकि हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स या किसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये सब हमने किया हुआ होता नहीं है मोस्टली स्टूडेंट्स ने, तो नॉट एप्लीकेबल। अब ये मेन पार्ट आ गया यहाँ पे। अब जैसे आप, मेरा अफ्रीकन स्टडीज का था तो मैंने अफ्रीकन यूनियन इन सूडान डाल दिया, राइट। और अफ्रीकन यूनियन इन सूडान जैसे मेरा टॉपिक था पीएचडी का, और यहाँ पे आपको रिसर्च क्वेश्चंस वगैरह डाल सकते हो। यहाँ पे प्रपोज मेथडोलॉजी, प्राइमरी सोर्सेज क्या थे, सेकेंडरी सोर्सेज क्या थे, कौन सी मेथडोलॉजी है, मतलब ये सब चीज़ें ना मैंने आपको अपना खुद का रिसर्च प्रपोजल भेजा हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे। जिसने ज्वाइन नहीं किया आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके वो मेरा प्रपोजल देख लेना, या मैंने वीडियो भी बना रखी है पूरी की पूरी उस पर कि मैंने किस पे बनाया हुआ है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इन तीनों फील्ड्स को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो अगर आपने किसी ने नोटिस किया हो, यहाँ लिखा हुआ है इन केस ऑफ सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर माई डिपार्टमेंट। अगर आपके डिपार्टमेंट का नोटिस जो आया है उसमें रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी नहीं है तो आप ये ब्लैंक छोड़ सकते हो और हर जगह आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो। पर मेरा यही होगा कि देखो जहाँ पे ये रेड मार्क्स होता है, ये दिख रहा है रेड, है ना, जहाँ पे रेड होता है मतलब वो फील्ड आपको भरना होता है, बाकी आप चाहे खाली छोड़ दो या नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो। तो मेरा आइडिया मानो, अगर आपका डिपार्टमेंट में अभी नोटिस नहीं आया ना कि
स्टार्ट कि बहुत सारे डिपार्टमेंट ने अभी नोटिस जारी नहीं किया, पॉलिटिकल साइंस ने किया है, बाकियों का मुझे पता नहीं। तो आप सिर्फ आपने कोई ना कोई टाइटल तो सोचा होगा ना जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हो, जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हो। तो मेरा मानो तो यहाँ पे आप टाइटल जरूर से डाल दो, ये तीनों फील्ड में नॉट एप्लीकेबल लिख दो, रिसर्च क्वेश्चन वाले फील्ड में, मेथोडोलॉजी वाले में और फील्ड वर्क में। और ऐसा नहीं है कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी पहले जो फिल किया था ना, नॉट एप्लीकेबल डाल दिया था, क्योंकि मेरे को टाइटल पता था कि हाँ ये वाला टाइटल मैं रख सकती हूँ और इसी पे मैं बनाऊंगी आगे। ठीक है, तो टाइटल डाल दो, बाकी तीनों में नॉट एप्लीकेबल। और उस टाइटल से रिलेटेड 2-3 बुक्स का नाम मेंशन कर दो। मैंने जैसे 5 बुक्स का किया हुआ है, तो आप सिर्फ 3-4 बुक्स डालोगे तो बेटर है। और वो बुक चाहे आपने कभी पढ़ी नहीं है, कोई भी जर्नल का नाम, कोई भी आर्टिकल का नाम, आप गूगल स्कॉलर पर सर्च करो, अपना टाइटल डालो, जैसे अफ्रीकन यूनियन इन सूडान। अफ्रीकन यूनियन इन सूडान से रिलेटेड 1-2 बुक दिख रही है, उस 1-2 बुक का नाम यहाँ पे लिख दो। जरूरी नहीं है इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो मैंने अब ऐसे थोड़ा रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए फॉर्मेट में एपीएस स्टाइल में लिखा हुआ है। सीधा आप ये भी लिख सकते हो, जैसे सूडान के ऊपर मेरे को एक बुक मिली, इम्पेरेटिव्स ऑफ इमीडिएट चेंज, अफ्रीकन मिशन इन सूडान, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो मैं ये बाकी सारी चीजें ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं हटा दूंगी। ठीक है, सिर्फ मैं बुक का नाम लिख दूंगी कि मैंने ये वाली बुक जो है पढ़ी है। ठीक है, ऐसे सुदान इम्पेरेटिव्स का नाम लिख दिया और बाय ऑथर का नाम लिख दिया ज्यादा से ज्यादा। फिर दूसरा भी ऐसे, तीसरा, मतलब 3-4 डाल दो, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, 3 भी डालोगे सफिशियंट है। एक जर्नल का नाम डाल दिया, एक किसी आर्टिकल का, एक बुक का, या तीनों बुकों का नाम डाल दो। कभी चाहे पढ़ी नहीं है लेकिन डाल दो सर्च करके। फिर पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, नॉट एप्लीकेबल रख देना। जैसे मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हो चुका है इंटर पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल जर्नल में, तो मैंने अपना आर्टिकल पब्लिश करवाया था, तो मैंने उस आर्टिकल का नाम डाल दिया कि मेरा एक आर्टिकल पब्लिश है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ है तो डाल देना, वरना खाली छोड़ देना, क्योंकि ये रेड नहीं है ना यहाँ पे। जहाँ जहाँ रेड नहीं है वहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हो या नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हो। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या फुलफिल करके आप पीएचडी में एडमिशन लेने आ रहे हो? क्या आपने एमफिल कर रखी है? तो एमफिल वाला क्राइटेरिया आप चूज कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर बच्चे अभी पीएचडी एंट्रेंस के बेसिस पे जा रहे हैं। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, सेकंड लास्ट पॉइंट, कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, उस पर आपको टिक करना है। मतलब देन आपको ये करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालनी है अपनी, अगर एम्प्लॉयड हो कहीं पे भी तो आप वो डाल देना, नहीं तो नो कर देना। अब अगर आप येस करते हो तो क्या आता है, येस करने पे आपको ये सारी चीज़ें बोलेगा कि आप क्या कर रहे हो, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आपका क्या पोस्ट है, वगैरह वगैरह, सैलरी सब कुछ पूछेगा। तो वो कर देना। और उसके बाद लास्ट में आपको अपना अकाउंट नेम, नंबर वगैरह डालना है। एक एक बार में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का होगा। जैसे अगर आपने 2-3 सब्जेक्ट में एंट्रेंस दिया है तो पहले एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है, सारी डिटेल भर के, फिर दोबारा से पीछे जाना, ठीक है, दोबारा से यहाँ पे जाके दूसरा सिलेक्ट कर लेना। जैसे एक बार पॉलिटिकल साइंस का कर लिया, सबमिट हो गया, अब वापस आपको जाना पड़ेगा पॉलिटिकल साइंस का। अगर आपने भर लिया ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस का आपका सबमिट हो गया है। जैसे मैंने 2 डिपार्टमेंट का भरा था ना, तो वैसे ही आपको भी दिखेगा। फिर पॉलिटिकल साइंस का भरने के बाद आप दूसरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना। इस बार जैसे आपने साइकोलॉजी सेलेक्ट कर लिया, फिर साइकोलॉजी का भी सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा और वहाँ पे आपको नंबर 2 पे साइकोलॉजी भी दिख जाएगा। ऐसे सबमिट करने के बाद आप 2-3 सबमिट कर सकते हो एक ही रजिस्ट्रेशन से, 2-3-4 मतलब जितने भी, ठीक है। और फिर उसके बाद सारा आप एक बारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से जाना, स्क्रॉल करना, सब चेक कर लेना आपने सही से डाला है कि नहीं, एग्री पे जाना और येस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप येस पे क्लिक करोगे, सेव एप्लीकेशन करना। सेव एप्लीकेशन करते के साथ ही आपका आगे अगर जो आता है तो सबमिट का ऑप्शन आएगा, या तो सेव एप्लीकेशन हो जाएगी, मतलब यू आर एलिजिबल, और आपको वो सेव एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएगी इस वाले पे। प्रिंट योर फॉर्म का ऑप्शन आएगा होम पे जाके, और प्रिंट योर फॉर्म कर लेना, तो आपको वहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। जिनकी वेबसाइट पे फॉर्म आ चुका है, मतलब डिपार्टमेंट की अलग से वेबसाइट पे जिनका फॉर्म आ चुका है, वो आप अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाना और वहाँ पे भी फिल कर देना। मतलब रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे सबको करना है और डिपार्टमेंट पे जाके भी रजिस्ट्रेशन करना है, तो 2-2 रजिस्ट्रेशन करने हैं। किसी किसी को हो सकता है सिर्फ यही रजिस्ट्रेशन करना हो, उनकी डिपार्टमेंट अलग से ना निकाले, लेकिन किसी किसी में ऐसा है कि कोई कोई डिपार्टमेंट अलग से निकाल रहा है अपना नोटिस, तो दोनों ही फिल करने हैं उस केस में। ओके, सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई और आइडिया देना हो कि मेरे को किस और पे वीडियो बनानी है, किसी और टॉपिक पे, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो ऑल बाय बाय।